जय हिंद। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही के डिसीजन में उसने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित करते हुए उसे रद्द कर दिया है और निर्वाचन आयोग को आदेश दिया है कि वो पूरी डेटा को पब्लिक करे। अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जनसंख्या के हिसाब से, और हम लोग लोकतंत्र की जननी है। बिहार की लिच्छवी गणराज्य में सबसे पहले लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। अब लोकतंत्र में होता है जनता की चुनी हुई सरकार आती है जो हर 5 सालों पर वोट देती है, लेकिन इस वोट को जीतने के लिए अलग अलग पार्टियों में होड़ लगी रहती है चुनाव को लेकर। अब इस चुनाव में बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं और ये खर्च कई तरह से होते हैं। एक जो फ्रंट से दिखते हैं, जैसे हेलीकॉप्टर हो गया, रैली हो गई, तंबू, टेंट, समियाना, पता नहीं क्या क्या, लाइट बत्ती, ये सब लगाया जाता है, खाना पीना सब खिलाया जाता है। कुछ ऐसे भी खर्च होते हैं जैसे डिजिटल खर्च होते हैं, अखबार में ऐड देना, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाना, पर्चियाँ बांटना, मोबाइल पे मैसेजेज करना, गाड़ियों वगैरह से अनाउंसमेंट करना। इसके अलावे अंडर द टेबल भी बहुत लोग पैसे खिलाते हैं। कभी कहीं मुर्गा चावल चलता है, कहीं कुछ शराब और पी के लोग, मतलब पैसा शराब बांट के भी लोग वोट मांग लेते हैं। तो कई तरह के ऐसे खर्च होते हैं यहाँ पे। तो ये तो इलीगल खर्च है, लेकिन इन खर्चों को जो सरकार दिखाती है कि हमने ये खर्च किए, इस खर्चे के लिए राजनीतिक पार्टी कोई बिजनेस तो करती नहीं, कोई ड्यूटी तो करती नहीं है। तो उन्हें क्या होता है, फंड की जरूरत होता है, चुनाव की जरूरत होती है। तो राजनीतिक पार्टियों को चंदा दिया जाता है। यहाँ यह चंदा हर देशों में चलता है, जब तक कि ये एक रूल रेगुलेशन के अंडर में रहे तब तक ही चलता है। कोई आदमी है जिससे लगता है उसकी विचारधारा की पार्टी है, उसे पैसा दे देता है, किसी के पास ज़्यादा है किसी का कम, अपने हिसाब से फंड देते हैं और इसी फंड के हिसाब से वो अपने डेली के खर्च को निभाते करते हैं। जैसे देखते हैं किसी एक पार्टी वाला हेलीकॉप्टर से जाता होगा तो पार्टी फंड से ही सारे पैसे जाते होंगे, कोई चार्टर्ड प्लेन से जा रहा है, ये सारे पैसे पार्टी फंड से जाते हैं। तो पार्टी के पास फंड ज़्यादा रहता है। अब इसमें क्या होता था कि फंड में एक समस्या ये होती थी कि अगर कोई किसी को फंड देता था तो उसमें ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा होता है। जैसे किसी के पास टैक्स का पैसा है, टैक्स नहीं दिया है, अब वो कैश ले जाके कहीं पे पार्टी में दे देता था, तो उसमें क्या होता था कि वो कैश का बहुत ट्रांजेक्शन ज़्यादा होने लगा। तो इसी को देखते हुए 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया। इस इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड को जारी करती है। कोई भी व्यक्ति एसबीआई के कुछ फिक्स शाखाओं में जाके, ब्रांचेज में जाके इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकता है। ये जो रसीद दिख रही है यही इलेक्टोरल बॉन्ड है। इस इलेक्टोरल बॉन्ड पे कुछ भी नहीं लिखा रहेगा कि कौन खरीदा है, किस पार्टी को देगा। जिसके पास ये आ गया, ये चलता फिरता डिमांड ड्राफ्ट की तरह है। यहाँ पर जैसे मोबाइल का रिचार्ज होता है ना, जो खुरुच लिया जिसके पास वो नंबर है, रिचार्ज करके निकल जाएगा, उसी तरह से ये भी था, एक तरह का कूपन था। जो खरीद लेगा इसको और राजनीतिक पार्टी को दे दीजिएगा, वो इसको कैश करा लेगा। किसके अकाउंट से आया, किसको गया, किसी को नहीं पता, बट एसबीआई को पता रहता था। यही था इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम। इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड जो थे, इसके यही हो गया आपका इलेक्टोरल बॉन्ड, यही एसबीआई ही जारी कर सकती थी। ये साल में हर 3 महीने पे जारी किया जाता था, 1 से 10 जनवरी के बीच में, 1 से 10 अप्रैल के बीच में, 1 से 10 जुलाई के बीच में, 1 से 10 अक्टूबर के बीच में। साल में हर 3-4 महीने पे 10-10 दिन के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए खुलते थे शाखाएं एसबीआई में। कितने का इलेक्टोरल बॉन्ड ले सकते थे? 1000 का ले सकते थे, 10,000 का, 1 लाख का, 1 करोड़ का। अब जैसे किसी को 5 करोड़ का देना है तो 5 को बॉन्ड ले लेगा 1 करोड़ वाला, तो इस हिसाब से बॉन्ड ले सकता था। देखिए, 15 दिन के अंदर यह बॉन्ड जब वो खरीदता था तो उसके 15 दिन के अंदर, डेट जो रहता था उसका, 15 दिन के अंदर वो राजनीतिक पार्टी को दे देना होता था और राजनीतिक पार्टी अपनी अकाउंट में इसको कैश करा लेती थी। अगर 15 दिन क्रॉस हो गया तो ये पीएम केयर फंड में चल जाएगा। न पीएम केयर फंड का किसी को पता है कि कहाँ पैसा जाता है, कहाँ नहीं, सरकार किधर खर्च करती है। हालांकि सरकार अपने ऑडिट से बाहर रखी हुई पीएम केयर फंड को, और इस राजनीतिक पार्टी को भी नहीं पता चलता था। तो जैसे ये रूल आया तो इसमें एक चीज़ तो अच्छा था कि इसमें कोई भी व्यक्ति जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदेगा उसे अपना आधार, पैन यानी केवाईसी देना होगा। तो केवल एसबीआई को पता रहेगा कि किस आदमी ने ये लिया है। कोई भी व्यक्ति अगर वो पैसा चंदा खरीद लेता है तो इलेक्टोरल बॉन्ड से दे देता है। इससे एक फ़ायदा था कि कोई व्यक्ति किसे चंदा दिया ये पता ही नहीं चलता था, बस उसे इलेक्टोरल बॉन्ड से दिखता था। लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ी धीरे धीरे आने लगी। कई सारे इसके नियम कानून थे इलेक्टोरल बॉन्ड का। जब ये 2018 में आया तो 2022 तक, क्योंकि 2023 का आंकड़ा अभी सरकार ने दिया नहीं है इलेक्टोरल बॉन्ड का, तो जब से स्टार्ट हुआ यानी 2017-18 के फाइनेंशियल ईयर से, और 2023 का डेटा अभी सरकार नहीं दी है। इस दौरान लगभग 9000 करोड़ का चंदा आया है। ये इंडियन एक्सप्रेस के हिसाब से ये उसका डेटा है
इंडियन एक्सप्रेस का, तो 9,000 करोड़ का जो टोटल फंडिंग आई इलेक्टोरल बॉन्ड से, जिसमें सबसे ज्यादा फंडिंग बीजेपी की आई, अकेले लगभग 5,000 करोड़। सेकंड नंबर पे कांग्रेस थी, उसको लगभग 1,000 करोड़ के आसपास, 952 के आसपास आई। तृणमूल कांग्रेस आई 700-750 करोड़ के आसपास। तो ये 3 सबसे बड़ी पार्टियां थी। हालांकि अगर आप देखेंगे तो किसी भी समय में रूलिंग गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा चंदा मिलता है। एक समय था 2004 से 2014 के बीच में सबसे ज्यादा चंदा कांग्रेस को मिला था। तो कहीं पे भी ये होता है, ये रूल रेगुलेशन, मतलब एक तरह का समझिए ट्रेंड है कि कहीं पे भी फंडिंग जो होती है वो रूलिंग गवर्नमेंट को मिलती है। जैसे अभी के टाइम पे रूलिंग गवर्नमेंट में बीजेपी, इसको चंदा ज्यादा मिला है। एक समय अगर कोई और पार्टी रूलिंग में आएगी तो उसे भी मिलेगा। लेकिन ये इतना पैसा इनके पास 5,000 करोड़, 950 करोड़, 750 करोड़, 650 करोड़, तो इतने पैसे किसने दिया ये कोई नहीं जान सकता था। और इन पार्टियों ने भी इस संशोधन का कोई विरोध नहीं किया क्योंकि सबको मिल रहा था। लेकिन उर्जित आर पटेल जो आरबीआई के गवर्नर थे, उन्होंने कहा था कि इससे ये एक तरह का समझ जाइए कि इससे ना मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो ये आरबीआई का कथन था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। यहाँ पे एडीआर एक संगठन है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। ये चुनाव में किस तरह से पारदर्शिता ला जाए उस पर ये काम करती है। उसने एक केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट में कि इसकी गहन जांच हो जाए। वहीं निर्वाचन आयोग का भी कहना था कि इससे पारदर्शिता की कमी हो रही है, जनता को पता ही नहीं चल रहा है कि किस कंपनी ने किसे पैसा दिया। कई बार आरोप लगता है सरकार के ऊपर, हर सरकारों के ऊपर लगता है कि वो किसी एक कंपनी को प्रॉफिट दे रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस कंपनी ने ज़्यादा चंदा दिया है, 10 रुपया चंदा दे के 10,000 का काम करा ले, क्योंकि सरकार अपने जेब से तो कोई काम करती नहीं हो, तो देश का पैसा होता है यहाँ पर। तो इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक लंबी बहस चली थी। और सुप्रीम कोर्ट में एडीआर यहाँ पे प्रशांत भूषण और कपिल सिब्बल, ये सुप्रीम कोर्ट के बहुत सीनियर जज हैं। अमूमन देखेंगे कि गवर्नमेंट के जो भी केसेस वगैरह होते हैं वहाँ पे काफ़ी मतलब संवैधानिक, मतलब जो कोर्ट में है काफ़ी गवर्नमेंट के क्रिटिक भी रहे हैं ये लोग। तो एक लंबा केस चला यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट के सामने दलीलें रखी गई कि आखिर इस इलेक्टोरल बॉन्ड से क्या क्या लॉसेज होते रहे थे। तो देखिए इसमें कुछ खामियां थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने समझा। इलेक्टोरल बॉन्ड में जो कंपनियां पहले क्या थी कि आप चंदा तभी दे सकते हैं, आपका जितना प्रॉफिट है उसके 7.5% से ज़्यादा आप चंदा नहीं दे सकते हैं। और हकीकत भी है कि भैया 7.5% कोई भी अपने प्रॉफिट का एक राजनीतिक पार्टी को चंदा दे दे, इससे ज़्यादा क्यों देगा। लेकिन इसमें कह दिया गया नहीं, आपको जितना मन है वो दे देना है। तो एक ये गड़बड़ थी कि भैया इतना काहे चंदा देंगे आप। दूसरा कि रेवेन्यू मतलब होता है कि टोटल आपने कितना सेल कर दिया, वो आपका प्रॉफिट नहीं होता है। रेवेन्यू जैसे कोई सब्जी वाला 100 रुपया बेचा तो 100 रुपया उसका रेवेन्यू है, 100 रुपया उसका प्रॉफिट नहीं है। तो पहले ये था कि रेवेन्यू का 10% ही आप चंदा दे सकते थे, इसमें कह दिया गया नहीं जितना मन दे दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ तक तो समझ में आता है कि भैया हाँ प्रॉफिट में है, रेवेन्यू में है तो चंदा दे रहे हैं। हद तब हो गया जब इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से लॉस मेकिंग कंपनी भी चंदा देने लगी। अरे भैया तुम लॉस में हो, तुम क्यों चंदा दे रहे हो। तो बड़ा गचपच होने लगा यहाँ पर। तो गवर्नमेंट इस जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात रखी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत सख्त टिप्पणी किया था यहाँ पर। इसके अलावा एक और चीज़ था कि पहले भारत में कोई भी विदेश से चंदा नहीं दे सकता था। अब आप कल्पना कीजिए कि चाइना के पास बहुत पैसा है, चाइना अगर किसी भारत के राजनीतिक पार्टी को करोड़ों रुपए दे दे चंदा के रूप में और उसके पसंद की यहाँ सरकार बन जाए, तो वो सरकार भारत की रहेगी लेकिन वो इशारा चाइना का रहेगा। इसलिए भारत में ये बैन लगाया गया था कि कोई भी विदेश से चंदा नहीं ले सकता है। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड में एक समस्या थी कि कोई भी विदेश की कंपनी, यहाँ मदर कंपनी है, वो अपनी एक छोटी सी कंपनी इंडिया में डाल देगी। इसे हम लोग सेल कंपनी या डॉटर कंपनी कह देंगे, सब्सिडरी कहिए या सेल कंपनी कहिए। अब ये चाइना से डायरेक्ट चंदा नहीं आ सकता, अब यहाँ से इस पार्टी में, इस कंपनी में चंदा आएगा और ये कंपनी फिर इंडिया में चंदा दे सकती है अलग अलग राजनीतिक पार्टियों को। तो ये तो बहुत चिंता का विषय है। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से ये पॉसिबल था। तो ये सारी चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जब रखा गया तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा। सुप्रीम कोर्ट के 5 संवैधानिक जजों की पीठ ने पूछा था। देखिए सुप्रीम कोर्ट का रूल है, जब भी कोई संवैधानिक मामला जाएगा जिसमें संविधान में बनाए गए संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को बदलना हो या कोई संविधान में चेंजिंग करना हो, तो उसे संवैधानिक पीठ कहते हैं। इसमें कम से कम 5 जज होने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप 3400 जज को बैठा दीजिए, उससे बहस नहीं, लेकिन कम से कम 5 जज होना चाहिए। आप देखिएगा बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि पे भी 5 जज थे यहाँ पे, तो कम से कम 5 जज होने चाहिए। गोलकनाथ में तो 9 जज मामले थे। और वही अगर केशवानंद भारती देखेंगे तो अब तक का सबसे बड़ा बेंच था, उसमें 13 जज मिल के फैसला सुना रहे थे। तो यहाँ 5 जजों की खंडपीठ थी और 5 जजों की संवैधानिक पीठ को लीड कर रहे थे खुद भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ नियुक्त कर रहे थे। तो उन्होंने सरकार से पूछा कि आपकी क्या मजबूरी है, इससे तो कोई करप्शन कम नहीं हो रहा है। तो
इन्होंने कहा कि ठीक है, इससे करप्शन ये है कि कम हो रहा है कि कैश का लेन देन नहीं हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि करप्शन को दूर करने के और भी रास्ते हैं, आखिर जनता को क्यों नहीं दिया जाएगा इसकी जानकारी। तो सरकार के दो मुख्य दलील थे। हालांकि इस इलेक्टोरल बॉन्ड को जब अरुण जेटली वित्त मंत्री हुआ करते थे तब लाए थे। सरकार का एक दलील जायज था, एक दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी बताई। कौन सा दलील जायज था? एक था प्राइवेसी, कि अगर कोई कंपनी सरकार को चंदा दे रही है और इसका सार्वजनिक कर दिया जाएगा तो हो सकता है कि जब वो सरकार में न रहे तो दूसरी जब पार्टी सरकार में आएगी तो उस कंपनी को अच्छे से बिहेव न करे, या ऐसा लगे कि अभी या तुम तो उस गोल के हो, तुम इस ग्रुप के हो। तो ये सरकार का दलील भी ठीक था कि आप चंदा दे रहे हैं, सार्वजनिक अगर हो जाता है तो थोड़ा दिक्कत है। लेकिन फिर लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, पारदर्शिता का मतलब क्या होता है, उस हिसाब से तो हर कंपनियों को अपना सब कुछ लोड करना पड़ता है वेबसाइट पे कि कितना प्रॉफिट आया, कितना लॉस आया, क्या हुआ। तो वो भी कह सकती हैं कि तो हमारा भी तो दिक्कत होगा भैया, लोगों को लगेगा ये कंपनी डूबने वाली है, हम क्यों अपलोड करेंगे। तो होता है ना ये चीज़ों को। कोई कंपनी घाटे में गई, कैसे आपको पता चला? क्योंकि उसने नेट पे अपलोड किया MCA के साइट पे। तो सरकार का भी कहना था कि इसको लोड करना होगा यहाँ पर। दूसरा, सरकार ने जो दलील दी थी कि जनता की जो राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार है, जानने का अधिकार है, वो सीमित है, हर मामला जनता क्यों जानेगी। तो सरकार ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कोई राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला नहीं है कि जनता को नहीं बताना है, या कोई कॉपीराइट पेटेंट या कोई वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं है कि जनता को ना बताएं क्योंकि ये पूरी तरह फैल जाएगा। ये तो जनता के द्वारा चुनी गई सरकार कहां से पैसे ला रही है उसकी जानकारी है। अतः यह आर्टिकल 19A में जो अभिव्यक्ति की आजादी है, जिसमें राइट टू इंफॉर्मेशन भी छुपा है, उसका उल्लंघन मानते हुए सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने 5-0 के साथ इस फैसले को निरस्त कर दिया। मतलब इस इलेक्टोरल बॉन्ड को निरस्त कर दिया। यानी पांचों जज ने कहा कि यह असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इलेक्टोरल बॉन्ड, अब कोई भी आदमी इलेक्टोरल बॉन्ड को नहीं खरीद सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड पे प्रतिबंध लगा दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा SBI को कि तुम्हारा जितना लोग आज तक इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है तुम्हारे यहाँ से, ये सबका डाटा तुम निर्वाचन आयोग को सौंपो। सबका डाटा निर्वाचन हो। तो कहा कि अब हम कैसे सौंपेंगे? तो कहा गया देखो, हर इलेक्टोरल बॉन्ड पे कुछ सीरियल नंबर होता है। वो सीरियल नंबर जो इंसान खरीदने गया था, वो अपना KYC का मतलब होता है नो योर कस्टमर। KYC, नो योर कस्टमर, अपने कस्टमर को पहचानो। तो पैन, आधार तो आपस में लिंक होते हैं। उस हिसाब से आप बताइए, आपको 3 सप्ताह से 4 सप्ताह का समय दिया जाता है। आप इस चीज़ को डिसीजन लीजिए कि आप सारा डाटा दीजिए। और 13 मार्च तक का समय दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को कि आप ये सारा डेटा सार्वजनिक कीजिए। तो 13 मार्च के बाद देखना होगा कि जब ये डेटा सार्वजनिक आएगा तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कौन कंपनी किसको चंदा दी है, ये पूरे देश को सामने समझ में आ जाएगा। हालांकि लोकतंत्र के लिए ये चीज़ें जो है, ये किसी पार्टी के पक्ष